अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त भारत के झूठे प्रोपेगंडे को बेनकाब करने के लिए सफारती महाज पर इस वक्त मुतहरिक है और बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस वक्त जो वफ़द है वो जो सफारती कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई थी वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन समेत अहम ममालिक का दौरा भी करेंगे और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो आलमी बरादरी के सामने, मुख्तलिफ ममालिक के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मुल्क में सियासत के हवाले से बात करें तो कल एक अहम दिन था और समड़ियाल जो कि 52 सूबाई हल्का है वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात उस इंतखाब में धांधली के हवाले से जो मौक़िफ़ है PTI का वो भी हमारे सामने आ चुका है कि वहाँ पर जो अवाम के वोट थे उन पर डाका डाला गया है। इसी के साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर अब PTI ने तहरीक चलाने का भी फ़ैसला किया है और तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन अब ये जो मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं इस हवाले से जो बार बार एक बात की जाती है कि मुल्क में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो ज़रूरी है। तो उस सियासी इस्तेहकाम के हवाले से इस वक्त क्या होना चाहिए और किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जो बाई इलेक्शन हुआ है उस हवाले से भी हम गुफ्तगू। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। खीलदास साहब आपका, सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपसे शुरू करते हैं। खीलदास साहब, कल समड़ियाल में जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको कामयाबी हासिल हुई है। PTI का एक मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात की तरह कल ज़िमनी इंतखाब में भी अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है। देखिए, PTI का मामला सादा है। जहाँ पे वो इलेक्शन हारते हैं तो वो कहते हैं कि धांधली है, जहाँ से जीत होती है कहते हैं हक़ और सच की फतह हुई है। अब देखें ना, ये 2024 में मुस्लिम लीग नून के जो थी सीट थी और मैं समझता हूँ कि ये जो कामयाबी है उस कामयाबी के पीछे एक तो नवाज शरीफ साहब का पंजाब में वोट है, हमेशा पड़ता है। मगर कल हमारे कायद नवाज शरीफ साहब लंदन जब पहुँचे उन्होंने भी ये इजहार किया कि लोग खिदमत को भी वोट देते हैं, काम को भी वोट देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहब है उनकी कारकर्दगी है, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली की सस्ती या जो पॉलिसीज़ हैं, या जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम का एतमाद बढ़ा है और इससे वोटर भी ज़्यादा निकला है। तो मुस्लिम लीग नून की काम पे, मौजूदा पॉलिसीज़ पे अवाम का एतमाद है और मैं समझता हूँ ये फ़तह जो है पाकिस्तान की फ़तह है। और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट जो था वो उसका भी खात्मा हो चुका है और ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट वोट में भी इजाफा हुआ है। तो जो इनका टर्नओवर है तो वो भी बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ तो अब वोटर समझते हैं कि आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं? नहीं, जिस तरह इदारों के ख़िलाफ़ एक शख्स ने, एक पार्टी ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की और झूठ सच दिखाने की बात की और जो प्रोपेगेंडा की दुनिया भर में, तो अवाम ने देखा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह जो हमारी सलामती और हमारे खुद मुख्तियारी की मुहाफ़िज़ है और जिस तरह भारत को शिकस्त दी है तो उनकी पॉपुलैरिटी तो बड़ी है। तो ज़ाहिर हुकूमत और जो अफवाज है हुकूमत के अंडर होती है, ये जो इदारा है वज़ीर आज़म के अंडर होता है, तो अवाम का जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की उसको वो ख़त्म हो चुका है। वो जो इनकी पॉपुलैरिटी थी PTI की वो भी मैं समझता हूँ कल से आप देख रहे हैं या वैसे ही नज़र आ रही है, वो पॉपुलैरिटी भी नहीं रही है। और अगर पॉपुलैरिटी होती उस शख्स के लिए, ना पार्टी निकल रही है, ना पार्टी के लीडर उनकी आज़ादी के लिए, ना अवाम तो वैसे ही पहले भी नहीं इनके एहतजाज और धरनों में नहीं। अभी तो खैर उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है, मुझ तरफ भी आएंगे। लेकिन सेनेटर साहब, आप तो ये तो वही हल्का है जहाँ पर पहले डार साहब कह रहे थे कि वो जीते थे, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं जीते थे, और वहीं पर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो अगर बात करें तो सियालकोट का ही वो इलाका है। लेकिन ये जो आप लोग कह रहे थे कि आपका नैरेटिव बड़ा कामयाब है, इलेक्शन होंगे तो PTI जीत जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम लीग नून जीती है कल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके मैं शायद ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में
जिस लेवल की धांधली हुई थी, ये भी उसी तरह की एक हुई है। अच्छा। हाँ, इसमें हमारे कितने पोलिंग एजेंट्स को अलाउ ही नहीं किया कि अंदर जाओ। कितनी जगहों पे ऐसे कहते जहाँ पे फॉर्म 45 दिए ही नहीं, कितनी जगहों पे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ जगहों पर है। आपके कैमरामैन रिपोर्ट करते रहे कि कितनी जगहों पे आपने देखा है कि वहाँ पे कंटेनर्स भी गए। आपने कितनी जगहों पे देखा है कि किस तरीके से पुलिस की हाई हैंडेडनेस थी। आपने कितनी जगहों पे देखा है कि वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 3 ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि इलेक्शंस के ऊपर रिपोर्ट करते हैं और हर एक अपने अपने तरीके से उसकी स्टैटिस्टिक्स बताते क्या है। उसमें से एक इदारा है पटन, जिसने इलेक्शन के अंदर जिस जाविये से देखा वो ये जाविया था कि इसके अंदर रिगिंग कितने तरीक़ों से होती है, आज तक होती रही है और अब कितनी हुई है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में हमेशा से तकरीबन 126 तरीक़ों से रिगिंग होती है, ये 127 इस तरह की रिगिंग होती है। लेकिन इस दफ़ा कोई 64 ऐसे नए तरीके थे कि जिस तरीके से हुए थे, और ये जब उन्होंने रिपोर्ट शाया कि विदिन 1 मंथ उनको बंद कर दिया। वो आम इंतखाबात के हवाले से थी, वो आम इंतखाबात, लेकिन उन्होंने बताया। अब मुझे एक बात बताएं कि जब मैं एक दफ़ा मैंने चोरी की, अगली बार मुझे दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इस दफ़ा पुलिस भी मेरे साथ, इस दफ़ा जहाँ जहाँ मैंने पहले गलतियाँ की थी कि जो सामने आई थी मैं दोबारा करूँगा, मैं उनको किस तरीके से वो करूँगा। लेकिन सर उस वक्त निगरान हुकूमत थी, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सर निगरान हुकूमत कौन सी? ये वो जो उस वक्त काकर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त। ये अपने जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी उसका कौन था हेड? लेकिन सर फर्क तो है, कौन था हेड सर? लेकिन अब तो सीएम है ना, कौन था हेड? चले आप बता दें। नकवी साहब थे ना। हाँ। आज नकवी साहब किन के मिनिस्टर हैं? आज़ाद हैं सर। आज़ाद हैं। ये अच्छे आज़ाद हैं, ये अच्छे आज़ाद लोग हैं जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा महकूम हैं। लेकिन हम पार्टी तो नहीं कह सकते ना सर, हैं नहीं तो आज़ाद। नहीं, देखिए अगर हमने आवाम से झूठ बोलना है, आप कह दो कि आज़ाद थे, आप कह दो कि ये लोग आज़ाद हैं। अगर आवाम से झूठ ही बोलना है तो कह दो कि PMLN आज़ाद है। लेकिन सर अगर आप कह दो कि PMLN जो है ना वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर झूठ ही बोलना है ना तो बड़ा झूठ बोलो, उसी तरह का जैसे राणा सनाउल्लाह ने उठ के झूठ बोला है कि जी साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, सारा काम तो मियां साहब ने किया। जब झूठ ही बोलना है तो बढ़ के बोलो कि पता तो चले मैंने झूठ बोला। लेकिन वो जो खीलदार साहब ने बात की कि जो आपने नैरेटिव बनाया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, अब वो भी खत्म हो गया। देखिए एक मिनट हटे, हमारा जो हमारा बयानिया है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हमारा बयानिया बेसिकली ये है कि जो रोल प्ले हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ठीक है, चाहे हम उसमें हमने अपना गलत हिस्सा डाला है या नहीं डाला, ठीक है, वो रोल नहीं होना चाहिए। वो रोल चेंज होता रहता है। अच्छा हुआ क्या है, उसकी वजह से क्या हुआ है? इस दफ़ा की जो 26th अमेंडमेंट आई है, 26वीं तरामीम आई है, बेसिकली इन लोगों को देखिए, हम लोगों ने 2 साल से इमरान खान तकरीबन जेल में है। 2 साल से इमरान खान को अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ड्रिप लगी, ना वो लेटा है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उसने एफिडेविट लिखवाया कि मेरा दिमाग ख़राब है। ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। क्या? और ये जो अपने लिए गड़ा खोद ले हैं ना, ये वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और ये गड़े में ये गिरेंगे। और ये इतना बड़ा गड़ा है कि इनको समझ आ जाएगी। अगर आज इन लोगों ने पाकिस्तान को उस गड़े में जाने से नहीं रोका तो फिर ये याद रखें, यहाँ पे आइंदा कभी मार्शल लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वजह यहाँ पे सिस्टम मार्शल लॉ का आ जाएगा विदाउट बीइंग मार्शल लॉ। ये जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं हुमायूं साहब, आप समझते हैं कि PTI का जो एक बयानिया मौजूदा हुकूमत के हवाले से, या ख़ास तौर पर वो जो बार बार तनकीद भी कर रहे थे कि मियाँ साहब खामोश हैं, या इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उस हवाले से PTI के तहफ़्फ़ुज़ात में आप समझते हैं कि वज़न है जो अभी हुमायूं साहब भी बात कर रहे हैं?
नहीं, पहले हुमायूं साहब कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब का सियासी सफ़र जो है 30 साल का है। 8 साल वो 8.5 साल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 3 दफ़ा मतलब मनसब पे रहे हैं। इतना ही अरसा वो जलावतन और जेलों में रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब कितना अरसा जेल में रहे। अभी तो आपको 2 साल हुए हैं। आपने तो हमज़ा शहबाज को भी क्रॉस नहीं किया। जितना हमज़ा शहबाज जेल में रहा है, इमरान खान उतना भी नहीं रहा है। तो अगर 5-8 साल जेल में अगर आप ये सोबतें या जो भी आप समझते हैं कि आप जो आपका नैरेटिव है कि हम पे जुल्म हो रहा है, अभी बर्दाश्त तो करें। सियासत में ये होता है। इस मुल्क में ऐसे भी सियासतदान हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल जेल में रहे हैं। आप बादशाह खान GM से देख लें, आपने तो कुछ नहीं, आप जिस सहूलियत से जेल में रहे, खुद अब आ गया है कि मुझे ना कोई तकलीफ़ है जेल में, मैं तो बड़ा खुश हूँ, बल्कि मैं कभी सुस्ती में शेव भी नहीं करता। ये हालिया इंटरव्यू है। देखिए इनका बयानिया क्या है। ये कहते हैं ना कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या आप क्या चाहते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमें इक़्तिदार पे बिठाया जाए। क्या आइन आपको ये इजाज़त देता है? जिस तरह 2018 में जनरल फैज़ की करामत से आप इक़्तिदार में बैठे, RTS बिठा के, उसी तरह आप आज भी चाहते हैं। अलीमा बाजी क्या कह रही है कि हमसे क्या मांगते हो, क्या चाहिए आपको? सीधी सी, कप्तान डट के खड़ा नहीं है, कप्तान डट के लेटा हुआ है और उनका एक ही मुतालबा है, मेरे से बात करो। देखें, अगर आप सियासी जमात, आप हमें नहीं समझते हो, यही आपका मसला है कि आपने किसी भी सियासी जमात को तस्लीम नहीं किया। आपने चोर चोर गाली देकर उसको दूर किया और खुद करते करते खुद सियासत से दूर हो गए, जो रास्ता आपने इंतखाब कर लिया। तो आप समझते हैं कि खान साहब अब सियासत से दूर हैं? नहीं, खान साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सियासी रोल मुझे उसका कोई नज़र नहीं है। मैं ज़ाती एक पॉलिटिकल वर्कर के तो देखता हूँ कि उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने खुद किया है ये, ना नवाज शरीफ ने किया है, ना आसिफ जरदारी ने किया है, ना मौलाना फजल रहमान। ये उनके अपने अमाल, उनकी अपनी लाइन है, अपना वो जो भी कुछ करते हैं। तो जो बंद गली में आके खड़ा है वो PTI के बानी PTI, तो मैं समझता हूँ ये रास्ता उन्होंने इंतखाब। आज भी अगर इनको रास्ता चाहिए, अगर ये डेमोक्रेट हमें समझते हैं, हमें तस्लीम करना पड़ेगा इनको कि यही जमातें हैं, यही सियासी रास्ता है। इनसे हमारी, अब माजी देखें, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब का देखें, आज हम खड़े हैं ना। जमहूरियत यही है, जमहूरियत यही है कि आप ट्रंप जैसा बंदा भी आगे होता है, पीछे एक कदम पीछे एक कदम आगे। तो आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेलिंग करके आप कहते हैं कि हम पावर में आएंगे। हम आपके 2 दिन पहले फिर जब एक तरफ आपने बातचीत के लिए पेशकश की, आपने सब कुछ मिन्नतें तरले की, अब फिर उनके खिलाफ आपने शुरू कर दिया मीडिया ट्रायल कि भाई ये इस तरह। तो ये देखें, आपको इससे कोई रास्ता नहीं मिलना है। लेकिन हुमायूं साहब, अब ये जो खेलदा साहब बात कर रहे हैं कि एक तो आपको इनको मानना पड़ेगा, एक बात ये होगी। दूसरा ये होगा कि जो इंतखाबात के हवाले से जब भी PTI सवाल उठाती है तो फिर ये लोग भी सवालात उठाते हैं कि 2018 में आप RTS के ज़रिए, जनरल फैज़ के ज़रिए आप जीत कर आए। तो 2018 के हवाले से आप समझते हैं कि वाकई चलें धांधली अभी हुई है तो उस वक्त भी हुई थी? देखें, हम तो इनको मानते हैं कि ये लोग मैंडेट चोर हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इनको नहीं मानते। नहीं सर, वो कह रहे हैं आप हमें डेमोक्रेटिक माने। नहीं, डेमोक्रेटिक, अच्छा देखें, डेमोक्रेटिक मीन्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ। हम मुसलमानों की एक हिस्ट्री है जी। मुसलमानों की हिस्ट्री ये कि तकरीबन 662 में, ठीक है, AD में अमीर मुआविया बन गए थे खलीफा। ठीक है। नॉर्मली ये होता था कि वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर पे हर एक इंसान के ऊपर वो होता था कि यार अगला ये हमारा बनेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अमीर मुआविया ने क्या किया कि अपने बेटे यजीद के लिए राह हमवार कर ली कि ये बनेंगे। दैट मीन्स ब्रीच ऑफ मैरिट। और वो पहली बार मुसलमानों में थी कि जो ख़ानदानी जो सियासत है ना वो ले आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ करबला। ये तो रोज़ाना करबला करते हैं पाकिस्तान में। ये दोनों पार्टियां, इनमें क्या है, इनके उसमें बाप चला जाए
बेटा चाहे दुनिया के किसी हिस्से में हो, वो आ जाता है, उसको या सेनेट की सीट मिल जाती है या उसको नेशनल असेंबली की सीट मिल जाती है। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या अगर हम इस लिहाज से डेमोक्रेसी लेकर जाते हैं, ये सबसे बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं। इनकी डेमोक्रेसी में अगर मियां नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज साहिबा नहीं आएंगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। आज ये पहले ये खड़े थे मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे, फिर ये खड़े हो गए मरियम नवाज के पीछे, कल को ये खड़े हो जाएंगे या उनके बेटे के पीछे, या हो जाएंगे हमजा के पीछे, या हो जाएंगे हमजा के बच्चों के पीछे। इन्होंने उस डेमोक्रेसी में इन्होंने हमेशा पीछे ही खड़े रहना है। क्यों? ये लोग उस लिहाज से, क्या हम उस सिस्टम को, हम लोग बेसिकली उस सिस्टम के खिलाफ हम आए थे, हम उस सिस्टम के खिलाफ आज भी खड़े हैं, हम उस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, अगर सर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खिलदा साहब, हुमायूं साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। अब जो इलेक्शन के हवाले से या और भी ओवरऑल अगर हम बात करें, जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात होती है, एक तरफ सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब खुद स्पीकर साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भेज रहे हैं। आप समझते हैं कि इन इक़दाम से फिर ऐवान के अंदर या बाहर सियासी इस्तेकाम आ सकेगा? देखें, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे जो आखिरी तकरीर की थी, PTI के चेयरमैन जो मौजूदा हैं बैठे हुए थे बैरिस्टर गौहर साहब, उनको ऑफ़र दी थी कि आप आएँ, हम मिलकर इस मुल्क और इस कौम के लिए इकट्ठे होते हैं और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, हम एक लाएमल बनाते हैं। और उसको स्पीकर हाउस का उन्होंने बताया। तो यही डेमोक्रेसी है, यही पार्लियामेंट की इसमें बालादस्ती है कि हम पार्लियामेंट में बैठ के बातचीत करें। तो आपके नज़दीक PTI आगे नहीं बढ़ी? नहीं, उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़े अच्छा पॉजिटिव दिया, मगर मसला PTI का ये है कि जो बैरिस्टर गौहर हो या जो बाकी PTI है, उनके पास किसी के पास इख्तियार नहीं है। पार्टी जो मेरे सेनेटर साहब कह रहे हैं ना कि नवाज़ शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम साहबा, बिल्कुल सही है। इस खित्ते की अगर आप सियासत में या इस रीजन में लगाएं तो यही सियासत होती है। और ये मुझे फ़ैसला है, आपको नहीं करना, ये अवाम फ़ैसला मुंतखब करती है कि मेरा लीडर कौन सा है, कौन होना चाहिए। अगर नवाज़ शरीफ के बाद अवाम शहबाज शरीफ को वोट देती है या मरियम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी वोट देती है, तो मैं ज़ाहिर मेरे लीडर का फ़ैसला मेरी सपोर्टर को करना है। हम जो सपोर्टर हैं या वोटर हैं, जो वही लीडरशिप को मानता है कि ये मेरा लीडर है। आज PTI में किसी को कोई लीडर नहीं मान रहा है। सही। तो आपका सपोर्टर बानी PTI के अलावा किसी को लीडर नहीं मान रहा। ये अवाम का आपके सपोर्टर का फैसला है, आप उसका एहतराम करें। सही। तो अगर आपका सपोर्टर सेनेटर साहब को लीडर मानता है या बैरिस्टर गौहर को लीडर मान लेता है, तो ये अवाम का फैसला है। लेकिन सेनेटर साहब, चलें अब इलेक्शन के बाद हम आते हैं कि सियासी इस्तेकाम कैसे होगा, लेकिन सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि इंतखाबात के, आम इंतखाबात के हवाले से तो आपने 64 उन तरीक़ों का भी जिक्र किया, लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, इसमें आपके नज़दीक क्या ख़राबी हुई है? क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि आपके पास सबूत हैं तो आप ले आएँ। आपके नज़दीक क्या हुआ मुख्तलिफ 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में? देखिए, इस तरह है कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में महारत कर लें, ठीक है ना, आप लोगों को जब हमने फॉर्म 45, और ये वो फॉर्म 45 थे जो इलेक्शन कमीशन ने खुद लगाए थे, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर उन लोगों ने ऐसे भी हलके थे जहाँ पे या पोलिंग स्टेशन से कि जहाँ पे अगर 500 वोट पड़े तो 500 के 500 वोट एक ही बंदे को पड़े। पता है ना, देखिए ना आपने। वो दिखाने के बाद क्या हो गया है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी जिनके खिलाफ अभी आप रेफरेंस की बात कर रहे थे, उमर अयूब के साथ, आपको पता है जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को जब उसका रिज़ल्ट आया था तो उमर अयूब साहब कोई 80+ से जीते। आपको पता है उनका जो अपोजिशन था, उस शख्स ने बाबर साहब थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं हार गया, ट्वीट किया था उन्होंने। अच्छा, फिर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के लिहाज से ये होता है कि 3 महीने या 45 दिनों के अंदर अंदर करना होता है, और ये उसके डबल दिनों के बाद मज़े की बात ये कि बंदे ने खुद ही कह दिया कि यार मेरे खिलाफ ये केस कर लो। मतलब
इससे ज़्यादा जिस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है, फिर ये कहते हैं कि जी लोग निकले थे और वो कहते हैं कि जी फौज के हक में निकले थे। मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा था? बता दें ना। उनके उम्मीदवार नहीं, ये जो कह रहे हैं इनके अल्फाज हैं कि लोग निकले फौज के हक में, क्या ये बताना चाह रहे हैं कि फौज इन्वॉल्व है हमारी पॉलिटिक्स में, उनके हक में निकले? तो जब उनके हक में निकले इनको, उनके अर्दलियों को उन्होंने वोट दे दिया, ये बताना चाह रहे हैं? सर ये तो वही नहीं, मतलब ये कहना, ये स्टेटमेंट देख लें, इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करें कि लोग निकले हैं। भाई फौज के हक में तो मैं भी निकला हूं, लेकिन यहाँ पे हम कोई लड़ाई तो नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इलेक्शंस कर रहे हैं और फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, ये आप भी कहते हैं, ये वो लोग भी कहते हैं, ये हम भी कहते हैं जी, ये तो हर एक कहते हैं। तो फिर उस लिहाज से, और एक बात ये थे, जेल की इन्होंने बात की थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमजा की बात की थी। हमजा साहब ने मेरे ख्याल में मैक्सिमम एट वन स्ट्रेच उन्होंने, जो उनका मैक्सिमम हुआ था वो 20 मंथ्स का था, उससे ज़्यादा नहीं था। मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा 4 साढ़े 4 महीने, एक दफ़ा 5 साढ़े 5 महीने, उसके बाद सिफारिश से निकल गए थे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, सर आपकी हुकूमत, मैं आपको एक मिनट है जो मैं बता रहा हूँ, दोनों दफ़ा बता रहा हूँ, दोनों तरफ बताता है। जिला वतन नहीं हुए थे, वो सिफारिश पे जेल से बाहर निकले दोनों दफ़ा। ये लोग सिफारिश पे जेल से बाहर निकलते हैं। एक मिनट है, अलाउ मी खेलदा साहब, अलाउ मी। ये सिफारिश पे कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, ये सिफारिश में पॉलिटिक्स में आते हैं, ये सिफारिश में जेल से बाहर निकलते। सिर्फ मेरिट पे एक काम इनके साथ होता है, वो जब ये जेल में जाते हैं वो मेरिट पे होता है। नहीं तो आपकी हुकूमत ने सिफारिश पे भेजा था मियां साहब को बाहर? सिफारिश पे ये उन्होंने बता दिया, वो इतना बड़ा ड्रामा किया था कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हुआ था, आपको पता है कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हुआ था? मरियम साहिबा क्या कह रही थी कि कितने हार्ट अटैक्स का जिक्र हो गया था, और उसमें से एक हार्ट अटैक ठीक हुआ था इनका। मुझे याद है इनका एक प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया था जब ये इंग्लैंड गए थे और वहां पे जाके जब इन्होंने KFC खाया था ना, तो वो प्रॉब्लम उधर ठीक। लेकिन सर उस वक्त जो वजीर सेहत थी वो तो यास्मीन साहिबा थी उस वक्त। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप मियां नवाज शरीफ साहब कहे मुझे उनकी बेटी के इनको हार्ट अटैक्स हुए हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स आपके गिर रहे हैं, बाकी चीज़ें गिर के, आपका डॉक्टर कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, और ये अगर बाहर ना गए तो यहाँ पे खुदा न खास्ता इनको इमिनेंट डेथ है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर वहाँ बैठा हूँगा या आप बैठे होंगे, क्या आप ये चांस लेंगे कि यार खुदा न खास्ता कुछ हो जाए? सही लेंगे? नहीं लेंगे ना, ठीक है। ये झूठ तो हम भी बोल सकते हैं, चले, ये बेईमानी तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदा साहब, अब आपके नज़दीक सर आगे कैसे बढ़ें? ये PTI का मौक़िफ़ रहा है और आपने देखा भी कि जंग के दौरान ये पार्लियामेंट के अंदर और बाहर रियासत के साथ खड़े रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि हम खड़े रहें तो अब हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, वो जो जायज़ मसाइल हैं वो भी हल किए जाएँ। तो अब आप समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए या किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? देखें, पहली बात, सेनेटर साहब बड़े मौजूद इंसान हैं। मैं तो समझता हूँ किसी को भी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खान साहब के भी हम उनकी जान के या उनके सेहत के या उनके, हम सियासी मुखालिफ ज़रूर है मगर उनकी ज़िंदगी के मुखालिफ नहीं है, ज़ाती नहीं है, ज़ाती नहीं है हमारी कोई भी उससे दुश्मनी। और खान साहब के लिए भी यहाँ पे आपकी पार्टी के लोगों ने कहा उनको जहर मिला के दिया गया है, ये किया गया है, इस तरह अकूबत। अब जो खबरें आ रही हैं कि वो बड़े खुद मान रहे हैं कि मैं अच्छे माहौल में हूँ, बड़ा कंफर्टेबल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कभी नहीं कहा, ना नवाज़ शरीफ ने, ना मरियम ने, ना शहबाज साहब ने, कि मैं ऐसी उतारूंगा, मैं इनसे इंतकाम लूँगा। हमारा कोई इससे, जो भी उसका कैदी का हक होता है उसको मिलना चाहिए। हम कहते हैं अच्छे और हालात में उनको रखना चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश है। लेकिन सर अब आगे कैसे? मैं बताऊँ, देखें, मैंने पहले भी ये कहा, अगर ये सियासी जमात रहना चाहती है या सियासी दायरा में रहना चाहती है तो उसका हल यही है कि बातचीत के लिए सियासी रास्ता इख्तियार किया जाए। उसके लिए हमारे पास नवाज़ शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी जैसा शख्स भी बैठा हुआ है जो मुफाहमत का बादशाह है। तो यही मौलाना फजल रहमान, देखें मौलाना फजल रहमान
से भी ये नहीं बन सके, जो खुद भी इस वक्त हुकूमत की मुखालफत कर, मगर ये मजीद से बात होनी चाहिए, मतलब सियासी बात होनी चाहिए। जो ये मुतालबा कर रहे हैं या जो इनकी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, तो इस्टेब्लिशमेंट वाजे कर चुकी है कि हम किसी भी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। बात करनी है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जाके करें। वो तो कह रहे हैं आपके पास मैं आपको बताऊं, GSQ का गेट नंबर ना 4 ना कोई और, सब बंद हो चुके हैं। गेट 1 है, वो है शारा दस्तूर पे वज़ीर आज़म हाउस का, आप चले जाएं उन्हें, आपके पास वो आ जाएंगे, हम स्पीकर के पास बैठ जाएंगे। शारा दस्तूर पे आपसे बात हो सकती है, पिंडी में आपसे बातचीत नहीं होगी। हुमायूं साहब, सर इस वक्त जो कहा जा रहा है कि खान साहब को कोई तकलीफ़ नहीं है, जो आपने पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो बड़े ठीक हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई दबाव नहीं है। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इमरान खान की जो बातें सुने, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। उनका जो लेटेस्ट इंटरव्यू, शायद ये सुनते नहीं होंगे या हो सकता है उन्होंने इंग्लिश में दिया हो इंटरव्यू, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, आप लोग, उन्होंने कहा है कि जो मनशियात फरोख्त वाले हैं या जो टेररिज्म वाले लोग हैं, उनको भी मुझसे बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती है। ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, जो ये बात करते हैं ना कि शारा दस्तूर, देखें दस्तूर कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, लेकिन गेट एक ही है, वो कह रहे हैं। वो इनको पता होगा ना कि कौन सा गेट है, गेट बंद हो गया या गेट खुल गया, गेट हो गया। देखिए एक और बात बता देता हूँ, इन लोगों ने कहा है कि वो AC वेसी की बात है। हम लोगों ने तो AC की बात ही नहीं की, हालांकि AC लगा ही नहीं हुआ। इनकी दफ़ा AC लगा हुआ था। और दूसरा ये कि इनकी आयरन लेडी जब हम करते हैं, उसकी वजह, आयरन लेडी कहने की वजह ये है कि वो फ्राई पैन से आयरन करती थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सही मानों में ईमानदारी से अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके, या अगर फ़र्ज़ करें कोई और मज़हब है, तो वो हम गीता के लिहाज से या बाइबल के लिहाज से हम हाजिर नाजिर जान करके एक चीज़ कर ले कि हमने झूठ नहीं बोलना, चाहे उसके लिए मेरा लीडर खफा होता है या मेरा लीडर खुश। लेकिन सर वो जो हुकूमत कह रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से खान साहब मुसलसल इनकार कर रहे हैं। एक मिनट है जाए, पॉलीग्राफिक टेस्ट के मैं आपको टेक्निकल इशू बता दें तो पॉलीग्राफिक टेस्ट 80% ही उसके अंदर ठीक रिजल्ट आ सकते हैं। 80% मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 20% नहीं। नंबर 2, कोई शख्स अपनी गवाही गलत नहीं दे, मतलब अपनी ही के खिलाफ गवाही नहीं होती नहीं। तो उसमें दिस पॉलीग्राफिक टेस्ट इज अ काइंड ऑफ दैट थिंग, जिसको इनकार करना या इकरार करना ये एक कैदी का अपना ये उसका इस्तेहकाक है। वो कह सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा, वो कह सकते हैं मैं करूंगा। नंबर 2, पॉलीग्राफिक अगर हम लोगों ने करना है, हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलीग्राफिक करते हैं कि यार देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो एवन फील्ड वगैरह है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। पॉलीग्राफिक सब करते हैं, हम ये करते हैं, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इसमें जो 26वीं तरामीम है उसके ऊपर हम पॉलीग्राफिक करते हैं। हम पॉलीग्राफिक करते हैं 8 फरवरी के ऊपर करते हैं कि भाई धांधली हुई या नहीं। हम पॉलीग्राफिक अभी बैठ के करते हैं, ये भी करें मैं भी करूं, आपके प्रोग्राम में करें और ये कहें कि मैं कहता हूं कि ये धांधली नहीं हुई और मैं कहूंगा कि ये धांधली हुई है, पॉलीग्राफिक करा लो। जी खेलदा साहब, जी आप अगर हाजिर हो बढ़ कराओ, करा ले, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में कराएं, कसम से कराएं। मैं कराऊं कसम, मैं धर्म अपना मेरा जो है उसका मैं आपको वादा करता हूं मैं आऊंगा। डन, आम इंतखाबात के हवाले से भी जो भी है आके बैठे, मैं आम या खास किसी में भी कराएं। चैलेंज तो कबूल कर रहे हैं, डन ना कराएं ना, आए बैठे कराएं, मैं तो हाजिर हूं। अच्छा लाइव कराएं, चले उसमें 10 सेकंड के डिले भी नहीं करना। नहीं, मैं हाजिर हूँ। हाँ ठीक है, आप जो है फरीक हैं, दोनों फरीकों के दरमियान आप बिठाएं। ऐसी अच्छी बात क्या है, मैं तो खुश हूँ। कम से कम कोई तो ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि यार मैं करने के तैयार हूँ। चलें ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका, खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया डालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर ममलकत खीलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, उस हवाले से हम बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कुछ देर कबल, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में क्या खराबियां हुई हैं? क्योंकि पीटीआई भी तनकीद कर रही है और पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपके नज़दीक क्या खराबी हुई है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बड़ा एक अहम इशू है इस मुल्क के अंदर। जब जब इंतखाबात होते हैं तो उन पर एतराज़ात उठते हैं और हमारी जो भी हुक्मरान जमात होती है वो उनको एड्रेस नहीं कर पाती। बाकी तमाम लोगों ने फैक्ट्स भी बताए, सारा कुछ काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिंपल सी एक चीज़, मेरा एक सवाल है हुकूमत वक्त से कि 1 या 1.5 साल के अंदर कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे हर बाय इलेक्शन में टर्न आउट कम रहता है? ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें टर्न आउट बढ़ा है। हुकूमती जमात जीत जाती हैं इलेक्शन, बाय इलेक्शन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जीत जाएंगे। लेकिन जिस टर्न आउट के साथ आप रिज़ल्ट दे रहे हैं, खुदारा यार कोई उसकी जस्टिफिकेशन भी बनती है। आपने सियालकोट के अंदर छुट्टियां मनसूख की, फैक्ट्रियों को बंद चलवाया, छुट्टी वाले दिन उनकी छुट्टियां मनसूख की, वो वोट कास्ट नहीं कर पाए। 3 बजे तक आपकी कास्टिंग 20,000 से 25,000 तक रहती है। फिर पूरे पंजाब के अंदर जो आपका बयानिया है, जो आपका काम है, आप मुझे एक काम ऐसा बताएं जिसकी बुनियाद पे आप लोगों में पॉपुलर हुए। आप अगर जनरल इलेक्शन में 50,000 वोट लेके कामयाब होते हैं तो आप ज़िमनी इलेक्शन में 80,000 वोट लेके कामयाब हो रहे हैं। क्या सारे पंजाब लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अभी आपसे आप जी सर पूरे करें। आपने तमाम पंजाब के डॉक्टर्स के खिलाफ FIRs करवाई। डॉक्टर्स को आपने डाकू इश्तिहारी करार दिया हुआ है। कोई हॉस्पिटल जो है वो अपना आउटडोर नहीं चला रहा। कई जगह पे एमरजेंसीज बंद हैं। डॉक्टर सारों पे आपने FIRs करवाई हुई हैं। आपने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है। आम आदमी के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जितने स्कूल टीचर्स हैं उनको वो बेरोज़गारी की तलवार उनके सर पे लटक रही है। आपने तमाम BHU RHC जो है उनको आउटसोर्स कर दिया है। आपने एक कसीर तादाद पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट के जिसको बेरोज़गार किया है। आपने यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पे कितने हज़ार जो मुलाजमीन थे उनको बेरोज़गार बना दिया है। आपने पास्को जैसा इदारा जो अपनी जेब से अपने वसाइल से गंदम ख़रीदता था, ज़मींदार को वो फैसिलिटेट करता था, आपने वो इदारा ख़त्म कर दिया है। आपने काश्तकार जो इस PP 52 की 90% आबादी थी, काश्तकार देहाती, देहात से वाबस्ता उनका रोज़गार था, आपने उसकी गंदम 1800-1900 2000 रुपये में कर दी है, जबकि उसको घर में 3500 रुपये फी मन पड़ती है। आपने लेकिन आज तक आपसे पहले वजीर ममलकत से सर गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि इस इलेक्शन में जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो भी मुस्लिम लीग नून को मिला है। जो PTI ने नैरेटिव बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ, प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोट भी नून लीग को पड़ा है। सर आप अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट फौज ने जंग जीती, उसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए या उनको जाना चाहिए जिसने इस मुल्क को एटम बॉम्ब दिया, इस मुल्क को JF थंडर तैयारे दिए, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। सिपाही बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही जिसके हाथ में बंदूक है, उस बंदूक से लेके टैंक, तोप, फिजाओं में राज करने वाले जहाज, मिसाइल, एटम बॉम्ब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो शहीद, बेनज़ीर शहीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है। किस जगह पे खड़े हैं PMLN? आपका विजन है DMGN, आपका विजन है इलेक्शन कमीशन ECPN, आपका तो ये विजन है। आप किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो नहीं ले सकते माँ सिवाय इंतज़ामिया के, माँ सिवाय इलेक्शन कमीशन के। आप बुनियादी तौर पे एम्पायर को साथ मिला के खेलने वाली सियासी जमात हैं। आप अकेले में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते।
आपको एक इलेक्शन लड़ना पड़े। आपको खुद मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के के हवाले से पीटीआई दावा करती है या इल्ज़ाम लगाती है, आप समझते हैं कि फिर उस इलेक्शन में भी खराबी है मियां साहब के हल्के में? देखिए, पीटीआई कहती है, उनके पास भी सबूत हैं, वो सबूत देते होंगे या करते होंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें अगर ये पूछा जाए ना कि कौन जीता कौन हारा, तो इसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हारा है और इसमें इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन और धांधली जो है वो जीती है। अच्छा, लेकिन सर अभी अगर उज़मा बुखारी साहिबा का बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने ये भी, उनका बयान मेरे सामने ही है कि पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए, आम इंतखाबात में उन्हें कम वोट पड़े थे और इस मरतबा 6000 वोट पड़े हैं तो उनको ज़्यादा खुश होना चाहिए। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमें वोट ज़्यादा मिले, हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारी बहन की नौकरी पक्की हो गई है। वो अपनी नौकरी पक्की करवाए, उसे क्या लगे पॉलिटिकल सिस्टम से। वो कभी हमारे साथ थे, कभी उनके साथ हैं, कल किसी और के साथ होंगे। उन्होंने पॉपुलैरिटी के साथ जाना है। हमारी बहन है जी, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन सर आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चंद साहब ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून का साथ देने पर हमारा वोटर हमसे नाराज़ है। तो क्या इस इलेक्शन को एक मिसाल के तौर पर लेते हुए पीपल्स पार्टी सोच सकती है कि कम से कम पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का साथ ना दिया जाए या अलग होने का सोच सकती है, क्योंकि आप मान रहे हैं कि आपका वोटर आपसे नाराज़ है? मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि PMLN बग़ैर किसी सहारे के अपने हलकों में नहीं जा सकते, बग़ैर किसी आसरे के अपने लोगों में बैठ नहीं सकते। आज उनका ये आलम है कि दुनिया में पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है मुल्कों का दौरा कर रहा है। आज ये वाज़िया इस चीज़ की दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी वो दुनिया सुनना चाहती है और सुनती है उसकी ज़बान से। वो नून लीग के बयानिए पे यकीन नहीं करती। उनको या चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सहारा लेना पड़ता है या उनको हमारे सिपा सलार का कंधा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सर फिर आपको अपने वोटर की आप नाराज़गी कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप तो मान रहे हैं ना कि नून लीग का साथ देने पर वो आपसे नाराज़ हैं? यकीनन हमें अपनी पॉलिसीज़ भी, अपनी चीज़ों को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। हम अपनी क़यादत से भी ये हक़ायक़ सामने रखेंगे और इस मुल्क को जो मौजूदा सूरत हाल में हमारी कुर्बानी की जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही की दे सकते हैं। अब हमारे में ख़ुद कुर्बान होने की सकत नहीं रही। चलें, ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।